आर्थोक्लेज कैसा होता है? ये फेल्सपार है। देखिए आर्थोक्लेज, ये आपको मिठाई लग रही होगी रखी हुई, है ना? ये आर्थोक्लेज फेल्सपार होता है। ये देखिए आर्थोक्लेज, ये आर्थोक्लेज मिनरल। अभी आपने माइका क्वार्ट्ज हमने दिखाया था, ये आर्थोक्लेज, ठीक है, आर्थोक्लेज है। इसी तरीके से मस्कोबाइट और बायोटाइट भी होते हैं। देखिए देख लीजिए एक बार, ये मस्कोबाइट और बायोटाइट। मस्कोबाइट अगर देखेंगे, ये देखिए मस्कोबाइट है। ये सब मिनरल्स हैं, इन्हीं से चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये देखिए ग्रीन कलर का है मस्कोबाइट, ये देखिए ये मस्कोबाइट है, ये बर्फीना समझ लेना। ये देखिए मस्कोबाइट है ना, ये मिनरल मस्कोबाइट, ठीक है। देखिए किस तरीके से, देखिए चट्टान ऐसी बनी हुई है पूरी, और यही बड़े हो जाते हैं तो बहुत बहुत बड़ी चट्टाने बना देते हैं मस्कोबाइट, ठीक है। और अगर इसमें और देखना है हमें तो बायोटाइट भी दिखा देते हैं आपको। बायोटाइट, ये देखिए ब्लैक है, ये माइका है। ये देखिए ब्लैक माइका है, बायोटाइट इसको कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये बायोटाइट है, ये क्या है? बायोटाइट है, ये माइका है। ये सैंड और सिल्ट का निर्माण करते हैं। कौन सा? बायोटाइट और मस्कोबाइट। और आर्थोक्लेज और प्लेजियोक्लेज जो है ये फेल्सपार बनाते हैं। और हार्नब्लेडे और ऑगाइट और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज देखिए सैंड में काफी होता है, मैंने क्वार्ट्ज आपको दिखाया था, बहुत बड़ा होता है। जब बलुई मिट्टी देखते हैं तो चमकती है ना, जब बलुई मिट्टी, तो क्वार्ट्ज का निर्माण करती है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला हम सेकेंडरी मिनरल्स पर जाएंगे विद्यार्थियों। तो सेकेंडरी मिनरल्स में हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। सेकेंडरी मिनरल्स, ठीक है। सेकेंडरी मिनरल्स में देखेंगे मूल प्राथमिक खनिजों के ऊपर जलवायु एवं रासायनिक कारकों, ये कारकों है, कारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप द्वितीय खनिज मिलते हैं। इन कणों का आकार 2 म्यू से कम होता है, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। मूल प्राथमिक खनिजों के ऊपर जलवायु एवं रासायनिक कारकों का, यानी कि जो मूल खनिज है हमारे, जो प्राइमरी मिनरल्स थे, इनके ऊपर जब रसायन और जलवायु का ऊपर से इनके वो इफेक्ट पड़ता है तो ये बहुत छोटे हो जाते हैं कण, है ना। तो इन्हीं को सेकेंडरी मिनरल्स कहते हैं। तो सेकेंडरी मिनरल्स के उदाहरण में हम देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे। देखिए उदाहरण इसके हैं कैल्साइट। देखिए CaCO3, ये देखिए बहुत ही महीन है, बहुत छोटा है। कैल्साइट को अगर हम देखेंगे यहां पर, कैल्साइट देखिए इसका आकार बहुत कम होगा, छोटा छोटा होगा कैल्साइट। छोटा क्या, ये इकट्ठा है तो बड़ा लग रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरीके का कैल्साइट, इसका पाउडर फिर बना दिया जाता है पीस के, ये कैल्साइट है, ठीक है। कैल्साइट है इसमें। अब देखिएगा कैल्साइट के बाद और क्या क्या है। कैल्साइट है, डोलोमाइट है, डोलोमाइट जिप्सम CaSO4 2H2O, है ना। डोलोमाइट CaMgCO3 का होल थाइस। हेमेटाइट भी है, ये लोहे का एस्क है, हेमेटाइट। देखिए हेमेटाइट कैसा होता है, हेमेटाइट। देखिए हेमेटाइट जो है लोहे का एस्क है, इसका एस्क है लोहे का। देखिए इस तरीके का होता है हेमेटाइट, ये देखिए इससे लोहा प्राप्त होता है। आप समझ नहीं पाओगे कैसे होता है, इसको गलाया जाता है। देखिए बीच बीच में काला काला स्पॉट है ना, जो यही जब गलेगा हेमेटाइट तो यही काला स्पॉट अलग हो जाएगा, यही लोहा बनाएगा, ठीक है। ये हेमेटाइट है। चलिए आगे देखते हैं। हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये भी लोहे का एस्क है। एपेटाइट, गिब्साइट, पायराइट Fe2 होता है, पायराइट, ठीक है। और क्ले खनिज इत्यादि। तो बहुत सारे प्रकार के इसमें हमने आपको खनिज बताए, प्राइमरी मिनरल्स में और सेकेंडरी मिनरल्स में, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला है क्ले मिनरल्स, क्ले खनिज। अब देखिए इसको समझिएगा आप कायदे से। क्ले खनिज में एक तो आता है केओलिनाइट, एक आता है मांटमोरिलोनाइट, और एक आता है ऑगाइट। केओलिनाइट, मांटमोरिलोनाइट, बर्मिकुलाइट, और इसके बाद आता है आपका क्लोराइट, है ना। तो 4 खनिज है मेन रूप से। इसमें माइका आता है, माइका में इलाइट आता है, माइका में ही इलाइट आता है। सजल वर्ग जिसे कहते हैं, माइका इलाइट वर्ग होता है, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का होता है ये, लेकिन हाईली एक्सपेंडिंग देन केओलिनाइट। केओलिनाइट से ज्यादा एक्सपेंडेबल होता है, लेकिन नॉन एक्सपेंडिंग ये भी होता है। देखिए हम बेसिक से बताएंगे आपको पूरी क्लियर तरीके से। 3 खनिज आपको मेन रूप से आपकी किताब में जो दिए गए हैं, वैसे हैं तो केओलिनाइट, मांटमोरिलोनाइट, बर्मिकुलाइट, है ना, और एक और है क्लोराइट, है ना। लेकिन आपको पढ़ना है माइका, सजलबर्ग, केओलिनाइट और मांटमोरिलोनाइट, बस इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। तो आप ये देखिए कि केओलिनाइट जो होता है 1:1, ठीक है, 1:1। अब 1:1 में क्या होता है, एक सिलिका की परत होगी और एक एल्युमिनियम की परत होगी। इसकी किसकी होगी, सिलिका की और एल्युमिनियम की परत होगी, ठीक है। तो
तो इसी को कह देंगे हम केओलिनाइट, यानी कि एक परत सिलिका की होगी और एक परत जो है एल्युमिनियम की होगी। किसकी होगी? एक एल्युमिनियम की परत होगी और एक सिलिका की होगी। कभी कभी इस एल्युमिनियम के साथ मैग्नीशियम भी इस परत में लगा रहता है, ठीक है। तो वो आपका रेशियो हो जाता है 2:2 का। जब रेशियो आएगा यानी कि क्लोराइड वाले में आएगा, क्लोराइड्स वाले में, तो उसमें आपका जो है मैग्नीशियम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे केओलिनाइट ग्रुप जो होता है 1:1 ना फैलने वाले, यानी कि नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप जो मिनरल इन्हें कहते हैं, है ना, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल होते हैं ये केओलिनाइट। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे केओलिनाइट जो मिनरल होता है इसमें अगर आप पानी डालते हैं तो ये फैलेगा नहीं। क्या नहीं होगा? फैलेगा नहीं, वहीं पर बना रहेगा। ये ऐसा मिनरल है केओलिनाइट जिसके ऊपर अगर आप पानी डालेंगे या कोई भी चीज का प्रभाव होता है तो ये फैलता नहीं है, वहीं पर बना रहता है, इसलिए इसको कहते हैं केओलिनाइट, ठीक है। तो केओलिनाइट हुआ ये। और मांटमोर्लोनाइट ऐसा होता है एक्सपेंडिंग टाइप। एक्सपेंडिंग टाइप का मतलब इसके ऊपर कोई चीज डाली तो ये फैल जाएगा, पानी वानी डाला एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ये फैलने वाला है। वर्मिकुलाइट भी फैलने वाला होता है लेकिन लिमिटेड। मांटमोर्लोनाइट बहुत ज्यादा फैलने वाला होता है, लेकिन वर्मिकुलाइट जो होता है वो लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप होता है। अब जो रेड सॉइल्स होती है ना, रेड सॉइल्स वो देखी होगी कम फैलती है, ठीक है। तो उसमें क्यों कम फैलती है? क्योंकि केओलिनाइट मिनरल्स होता है, ठीक है, केओलिनाइट होता है। तो सिलिका की एक परत होती है, एक परत एल्युमिनियम की होती है, और ये नॉन एक्सपेंडिंग टाइप इसलिए है क्योंकि इसमें जो है O और H इनकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है। OH की बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, जिसके कारण जो है फैले, यानी कि ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत, जो ऑक्सीजन परमाणु का बॉन्डिंग होती है वो बहुत मजबूत बॉन्डिंग केओलिनाइट में होती है, जिसके कारण ये मिनरल्स जो है फैलता नहीं है, ठीक है। और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है केओलिनाइट वर्ग में, इसीलिए इसको 1:1 का न फैलने वाला मिनरल्स कहा जाता है, या सिलिका और एल्युमिनियम का 1:1 का अनुपात इसमें रहता है, ठीक है। अब देखिए सजल या माइका वर्ग आता है, हाइड्रोक्सी माइका ग्रुप, तो 2:1 न फैलने वाला, ये भी देखिए नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का ही है ना। लेकिन ये जो है इससे ज्यादा, माइका जो है केओलिनाइट से, अगर लिखना चाहे तो लिख लें, केओलिनाइट से ज्यादा फैलने वाला है, केओलिनाइट से ज्यादा फैलने वाला, केओलिनाइट से ज्यादा फैलने वाला है। अगर यही बात करें मांटमोर्लोनाइट, अब मांटमोर्लोनाइट हाईली एक्सपेंडेबल टाइप का है, 2:1 का अनुपात होता है। देखिए सिलिका की एक लेयर है, फिर एल्युमिनियम की है, फिर सिलिका की है, ठीक है। 2:2 का मतलब है एक लेयर सिलिका की है, फिर एक अनुपात एल्युमिनियम का है, फिर एक सिलिका की लेयर है, ठीक है। सिलिकॉन का जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और एल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। तो जो माइकास है 2:1 का नॉन एक्सपेंडिंग टाइप है, और मांटमोर्लोनाइट जो है एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल्स है, फैलने वाला मिनरल्स है। आगे देखेंगे, जितना आपको याद रखना है। देखिए केओलिनाइट वर्ग में अब हम आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केओलिनाइट वर्ग, इस वर्ग की क्रिस्टल इकाई एक परत एल्युमिनियम और एक परत सिलिका से परस्पर ऑक्सीजन परमाणुओं से, वही हमने बताया था ना आपको, एक परत सिलिका और एक परत एल्युमिनियम आपस में ऑक्सीजन परमाणुओं से इस तरीके से बंधी रहती है, आपस में ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ी होती है। इसमें चूंकि क्रिस्टल इकाइयां अधिक मजबूती से OH द्वारा जुड़ी रहने के कारण इसके बीच धनायंश एवं जल का प्रवेश नहीं होने पाता है, ठीक है। किसका किसका प्रवेश नहीं होता है? धनायंश और जल का प्रवेश नहीं होने पाता है। इनकी धनायन विनिमय क्षमता बहुत कम होती है ना। कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी इज वेरी लो, CEC इज लो, ये भी पॉइंट आता है इसमें। देखिए एक परत होगी एल्युमिनियम की, एक परत होगी सिलिका की, दोनों आपस में बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, ना फैलने वाला, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल। कैसा मिनरल? नॉन एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल, यानी कि न फैलने वाला, इसीलिए इसको कहते हैं न फैलने वाला, फैलने वाला नहीं, ठीक है, न फैलने वाला, इसको कहते हैं नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, ठीक है। अब ये जो है एक परत सिलिका की होती है, एक परत एल्युमिनियम की होती है। O और OH की बॉन्डिंग ऑक्सीजन परस्पर मजबूत परमाणुओं द्वारा जुड़ा रहता है, और इसकी कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी यानी कि धायनायन विनिमय क्षमता जो होती है बहुत कम होती है। यही होता है हमारा केओलिनाइट, और इसका रेशियो जो होता है 1:1 के रेशियो में नॉन एक्सपेंडिंग होता है, नॉन एक्सपेंडिंग ऐसा होता है 1:1 नॉन एक्सपेंडिंग, दिस इज नोन एज केओलिनाइट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला देखते हैं। अगला है हमारा सजल या माइका वर्ग में। देखिए सजल या माइका में दो होते हैं, एक होता है एलाइट, इलाइट होता है, और दूसरा होता है माइका, इलाइट और माइका, ठीक है। इलाइट जो होती है क्ले बनाती है, और माइका जो होता है वो सैंड और सिल्ट बनाता है, ठीक है। इलाइट महत्वपूर्ण खनिज है, क्ले मृदाओं में प्रमुख रूप से पाया जाता है। देखिए लिखा हुआ है, आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन एक अलग से बता दिया है कि क्ले मृदाओं में क्या आएगा, क्ले मृदाएं जिनमें क्ले ज्यादा होता है, यानी कि भारी मृदाएं,
ये देखिए बलुई मृदाएं और ये जो है सिल्ट, ठीक है, ये सिल्ट। साफ साफ यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन है इलाइट और माइकास, माइका या सजल, इसको वर्ग जो है माइका कहते हैं, सजल हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रस ग्रुप है। सजल या माइका वर्ग में इलाइट महत्वपूर्ण खनिज है, यह क्ले मृदाओं में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसकी क्रिस्टल इकाइयों के बीच K+ आयन स्तर होने के कारण लिंकेज बहुत मजबूत हो जाते हैं। K+ आयन पाया जाता है, यानी कि इसकी भी कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, और ये मजबूती से तो जुड़ा होता है, लेकिन केओलिनाइट की अपेक्षा कम मजबूती से जुड़ा होता है। कौन? जो सजल या माइका वर्ग है, ठीक है, ये जो केओलिनाइट है उससे थोड़ा कम मजबूती से जुड़ा होता है, क्योंकि उसके हाइड्रोजन परमाणु जो है वो इससे ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं, किससे? माइका या सजल ग्रुप से, ठीक है। तो इसमें इलाइट है और माइकास है, ठीक है। तो इसमें इलाइट से क्ले बनती है, माइका से सैंड और सिल्ट बनती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इसी कारण इसमें अधिक शोषण, इसी कारण इसमें अधिक अधिशोषण, फैलाव, संकुचन आदि कम विकसित होता है, क्योंकि ये ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं, इनका लिंकेज जो होता है बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनमें कोई चीज अधिशोषित नहीं होती है। अब जब कोई चीज अधिशोषित नहीं होगी तो फैलाव नहीं होगा, है ना, अब्जॉर्ब भी नहीं कर रही कोई चीज, संकुचन भी नहीं होता है इसमें, ठीक है, और आदि कम विकसित होते हैं। तो ये चीजें कम होती है, दोनों में ही कम होती है, केओलिनाइट में भी और माइका ग्रुप में भी। लेकिन मांट मोर्लोनाइट में ये चीज नहीं होती है। मांट मोर्लोनाइट में फैलाव, अधिशोषण खूब होता है और संकुचन भी खूब होता है, ठीक है। अब देखेंगे मांट मोर्लोनाइट। मांट मोर्लोनाइट वर्ग अगर देखते हैं तो इसकी इकाइयां कठोर ऑक्सीजन संलग्नों के कारण इतनी ढीली जुड़ी होती हैं कि क्रिस्टल जालक आसानी से फैल जाता है। इसकी इकाइयां कमजोर ऑक्सीजन संलग्नकों के कारण, देखिए इसके जो ऑक्सीजन लिंकेज है, ऑक्सीजन के लिंकेज जो होते हैं ये कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ मिनरल, एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल, फैलने वाला जो खनिज है ना, इसीलिए इसको एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल कहते हैं या फैलने वाला खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलने वाला, फैलने वाला खनिज कहते हैं, इसीलिए इसको एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल या फैलने वाला खनिज कहा जाता है ना। और इसका रेशियो जो होता है 2:1 होता है, 2:1, यानी कि दो जो है परतें वो होंगी आपकी सिलिका की और एक परत आपकी होगी वो होगी एल्युमिनियम, ठीक है। और एल्युमिनियम की परत हमने बताया कि टेट्राहेड्रल होती है और सिलिका की टेट्राहेड्रल होती है और एल्युमिनियम की ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, इसकी इकाइयां कमजोर ऑक्सीजन संलग्नकों के कारण इतनी ढीली जुड़ी होती हैं कि क्रिस्टल जालक आसानी से फैल जाते हैं। देखिए ढीली लिखा हुआ है, इतनी ढीली जुड़ी होती हैं ऑक्सीजन संलग्नकों को, कमजोर ऑक्सीजन संलग्नक है ना, इसमें कमजोर ऑक्सीजन संलग्नक है, कमजोर ऑक्सीजन लिंकेज है, जिसके कारण ये ढीली जुड़ी होती हैं और ढीली जुड़ी होने के कारण इसके जालक जो है आसानी से फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति हुई मांट मोर्लोनाइट, ठीक है। अब हम देखिए, अब कल की क्लास में इससे आगे के विद्यार्थियों बात होगी। तो आज जो भी हमने पढ़ाया है, जो भी पहले तो रॉक्स पढ़ाए हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, मिनरल्स पढ़ाए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और क्ले जो केओलिनाइट, माइका और मांट मोर्लोनाइट, इन सभी को बिल्कुल विधिवत तरीके से आप रट के आइएगा, कल आपसे सवाल जवाब भी होगा, ठीक है। और इसके बाद आपकी बायो की क्लास चलेगी, तो बायो की क्लास लीजिएगा।
आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। बच्चों आज थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं आज लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कंप्लीट करेंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, उसी के आगे हम लोग चलेंगे। कल हम लोगों ने लगभग 62-63 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक भाई, यहाँ लिखा है अरीय वेस्कुलर संबंध पुल पाया जाता है, यहाँ लिखा है इसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे? रेडियल वेस्कुलर बंडल, इसको बोला जाता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। किसमें पाया जाता है? इसका मतलब होता है कि जो अरीय वेस्कुलर बंडल होता है, जो रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है, रेडियल और भैया क्या होता है, पूछा गया कि रेडियल वेस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है? अरीय संबंध पुल पाया जाता है किसके अंदर? तो यहाँ देख लें, जड़ में, तना में, पत्ती में, फल। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ भाई। अरीय संवहन पुल पाया जाता है बच्चों, अरीय संवहन पुल केवल जड़ में पाया जाता है। जैसे भाई केवल रूट में, जड़ में पाया जाता है। सिंपल आंसर, आसान आंसर है, याद कर सकते हो भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है नेक्स्ट। देखो जो संकेंद्रीय संवहन पुल, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। इसे बोलते हैं संकेंद्रीय संवहन पुल। कितने प्रकार का होता है ये भैया? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आपकी बुक में जड़ की एनाटॉमी, तने की एनाटॉमी, पत्ती की एनाटॉमी दी गई है। पीछे सबसे लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है, आप उस सारे क्वेश्चन को लगा डालेंगे। ठीक है, बाकी हमने अपनी तरफ से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उतना मैंने आपको करा दिया है। बाकी आपकी रिस्पांसिबिलिटी, किताब के पीछे जो क्वेश्चन दिया गया, जो आगे क्वेश्चन दिया गया है, सारे क्वेश्चन को आप लगा के बिल्कुल रेडी हो जाइए। कहीं से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपकी भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी, आप भी कुछ क्वेश्चन लगाइए अपनी तरफ से। ठीक है, चलो ध्यान, कितना आंसर हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। संकेंद्रीय संवहन पुल 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक भाई, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, जब जाइलम बीच में या केंद्र में तथा फ्लोएम बाहर या घेर रहता है, यहाँ लिखा है जब जाइलम बीच में, मतलब अगर हम ऐसे बनाएं और इसके चारों तरफ क्या बना दें ऐसे करके, तो आपको याद है अगर जाइलम कहाँ होता है? बीच में। अगर ये जाइलम है, इसे भैया क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फ्लोएम, इसे फ्लोएम, इसे क्या बोलेंगे? जाइलम, जाइलम। तो बोला गया अगर जाइलम बीच में है और फ्लोएम जाइलम को घेरे है, लिखा है जब जाइलम बीच में या केंद्र में तथा फ्लोएम बाहर या घेरे रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? लिखा है फ्लोएम बाहर है, फ्लोएम बाहर है, जाइलम कहाँ भाई? अंदर। फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, मतलब जाइलम को कौन घेरे है? फ्लोएम। ये फ्लोएम भैया जाइलम को घेरे हुए है, भाई इसे क्या बोलेंगे? दारू केंद्रीय या एम्फीक्राइबल बोला जाता है। और यह पाया जाता है फर्न के तने में। कहाँ पाया भैया? ये पाया जाएगा फर्न के तने में पाया जाता है, फर्न के तने में पाया जाता है। राइजोम, मतलब बोलेंगे राइजोम ऑफ फर्न। याद करिए भाई, ये वर्ड इंग्लिश में पूछा जाएगा, राइजोम ऑफ फर्न में क्या पाया जाता है? तो बच्चों यही पाया जाता है एम्फीक्राइबल। एम्फीक्राइबल या उसे बोलेंगे दारू केंद्रीय, एम्फीक्राइबल या दारू केंद्रीय। यहाँ पे पहला आंसर आपका हो जाएगा, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है नेक्स्ट। ठीक है, देखा जब फ्लोएम को जाइलम घेरे रहता है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन है, यहाँ बोला गया हमने बीच में क्या बना दिया? फ्लोएम। अब बाहर क्या बनाएंगे हम? जाइलम। इसको हमने जाइलम बना दिया, बाहर वाले को हमने क्या बना दिया? जाइलम। अब की बार उल्टा है, जाइलम कहाँ पे है भाई? बाहर। जाइलम बाहर पे है और अंदर ये वाला क्या है? ये वाला क्या भैया? फ्लोएम। तो जब जाइलम फ्लोएम को घेरे रहता है, ना देख रहे हैं, जब जाइलम फ्लोएम को घेरे है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम, जाइलम जब फ्लोएम को घेरे रहेगा तो भैया क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे फ्लोएम केंद्रीय। फ्लोएम केंद्र में है, फ्लोएम केंद्र है और इसको घेरे कौन भाई? जाइलम। ये पाया जाता भैया ड्रेसिना और यक्का में, हमने बताया था ड्रेसिना और यक्का में। तो आंसर आपका पहला हो जाएगा, आंसर आपका पहला हो जाएगा। चलो अगला सवाल, देखा फ्लोएम केंद्रीय किसे पाया था बच्चों? तो ये पाया जाएगा ड्रेसिना में और यक्का में। ड्रेसिना और यक्का, याद भैया ऐसे ड्रेसिना और यक्का में पाया जाता है, ड्रेसिना और यक्का, ड्रेसिना और यक्का में पाया था। मक्का नहीं होगा, यक्का होगा, मक्का नहीं, उपनित हो गया गलत, तो मक्का होगा, यक्का होगा। ठीक है, मक्का नहीं होगा, यक्का और ड्रेसिना तो सिर्फ फ्लोएम केंद्रीय पाया जाता है। दोनों आंसर हो जाएंगे, पहला और दूसरा। और ये वाले दोनों किसके होंगे? ये दोनों हो जाएंगे दारू केंद्रीय के, ये दोनों हो जाएंगे दारू केंद्रीय के एग्जाम्पल। ये दोनों दारू केंद्रीय के एग्जाम्पल होते हैं, फन और हाइड्रोला दारू केंद्रीय के एग्जाम्पल होते हैं। और ये दोनों होते हैं भाई, ये दोनों हो जाते हैं, ये दोनों फ्लोएम केंद्रीय के एग्जाम्पल। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या। देखा बच्चों, जब दारू व अधोवाही एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाई क्या बोलेंगे? मैंने कल बताया उसे क्या बोलते थे भाई? कंजॉइंट। क्या बोलते थे? कंजॉइंट। ऐसे बताया था हमने, ऐसे हमने बताया था इसी को। मतलब जब दारू व अधोवाही एक ही त्रिज्या पर, मतलब जब जाइलम और फ्लोएम, इसको हम लोग जाइलम बोलते थे, इसको हम लोग फ्लोएम बोलते थे, ये जब दोनों एक ही त्रिज्या पर पाए तो भैया उसे क्या बोलते थे? कंजॉइंट या संयुक्त वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। जब दोनों एक ही त्रिज्या पर होते हैं और जब अलग अलग त्रिज्या पर होते थे उसे बोलते थे अरीय वेस्कुलर बंडल। चलो भाई जल्दी जल्दी करेंगे, आज थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत फास्ट करेंगे। चलो अगला सवाल देखिए बच्चों, तने के आवर्ती संवहन पुल में अनुपस्थित होता है। आवर्ती को भैया क्या बोलेंगे? क्लोज वेस्कुलर बंडल। हमने कल बताया था क्लोज्ड
वैस्कुलर बंडल, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल किसमें होता है भाई? यहाँ पूछा गया है तने के अवर्धी समूह में अनुपस्थित क्या होता है भाई? तो कैम्बियम भैया अब्सेंट होता है, कैम्बियम अब्सेंट होता है, बाकी सब क्या होते हैं? प्रेजेंट। क्लोज का मतलब केवल केवल कैम्बियम ना पाया जाना, समझ ले। तो कैम्बियम यहाँ पे नहीं पाया जाता तने में। एक एक पॉइंट बिल्कुल छाप लीजिए दिमाग में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको किस तरह से करना है इसको आप रेडी रहिएगा। चलो भाई देखिए बच्चों, एधा युक्त संवहन बंडल कहलाता है। एधा युक्त मतलब जब कैम्बियम पाया जाएगा, मतलब जब कैम्बियम प्रेजेंट होगा, जब कैम्बियम क्या हो भैया पाया जाए, जब एधा पाया जाए उसे क्या बोले भैया? संयुक्त और वर्धी। वर्धी मतलब क्या होगा? ओपन। ओपन वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है जो उसमें कैम्बियम पाया जाता है। ओपन का मतलब कैम्बियम का पाया जाना, और ओपन को वर्धी बोलते हैं, और क्लोज को अवर्धी जिसमें कैम्बियम अब्सेंट होता है। तो जिसमें एधा युक्त संवहन बंडल होगा उसे भाई क्या बोलेंगे? संयुक्त और वर्धी वैस्कुलर बंडल बोला जाता है। दूसरा आंसर आपके सामने सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। चलो अगला सवाल लिखा, मूल रोम होते हैं। मूल रोम उत्पन्न होते हैं भाई किससे? तो मैंने कल बताया था मूलीय त्वचा से। मूलीय त्वचा से इपीडर्मिस से। किससे भाई? इपीडर्मिस से होते हैं हमेशा, ये इपीडर्मिस से बनता है। किससे भैया? इपीडर्मिस से मूल रोम बनता है। मूल रोम जड़ों में पाया जाता है, उसकी बाहरी परत से इपीडर्मिस से यह बनता है, ठीक है, मूलीय त्वचा से। या इसी को मुझे क्या बोलते थे? इपीब्लेमा, अगर आपको याद हो, इपीब्लेमा याद है? इपीब्लेमा, या हम बोलते थे पिलीफेरस लेयर। कल के टर्म पर ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको करा डाले थे। पिलीफेरस लेयर भैया, इपीडर्मिस, इपीब्लेमा, पिलीफेरस लेयर मूल रोम को उत्पन्न कराने में मदद करती है। तो पहला आंसर मूलीय त्वचा से होता है भाई, याद करके जाइए। ये सारे नाम आपको रटे होने चाहिए, कल मैंने आपको बताया था बिल्कुल, ठीक है। तो याद कर ले, मूल रोम आपका केवल एक ही काम होना चाहिए बस, क्वेश्चन प्लस आंसर, क्वेश्चन आंसर, और जो मैं डिस्कस करके बता देता हूं। बाकी सारे ऑप्शन को आपको नहीं लेना है। याद कर ले, जितनी पीडीएफ आपको दी जाती है केवल केवल आप कॉपी पेन उठा करके क्वेश्चन और आंसर नोट करिए। बाकी जो चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो लगातार जब आप करेंगे तो आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, कठिन ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है बच्चों। पौधों के मूल रोम होते हैं, जो पौधे होते हैं उनके मूल रोम कैसे होते हैं? एक कोश की, यूनिसेलुलर। हमने भी बताया था कल कि ये कैसे होते हैं भाई? यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश की होते हैं, बिल्कुल याद करके जाइए, यूनिसेलुलर। चलो अगला सवाल लिखा है, अरीय संवहन पुल मिलते हैं। अरीय मतलब क्या होता है? मैंने बार बार आपको बताया कई बार, रेडियल वैस्कुलर बंडल। रेडियल वैस्कुलर बंडल किसमें मिलता है? तो रेडियल वैस्कुलर बंडल में जो पाया जाता है सभी जड़ों में, जो जड़ें होती हैं सभी की जड़ों में रेडियल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। ऑल रूट प्रेजेंट रेडियल वैस्कुलर बंडल। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। लिखा है, बुल्ली फॉर्म कोशिका। कल मैंने बताया था एक बीज पत्री का लक्षण होता है, पत्तियों पाया जाता है। अनेक एक बीज पत्री पौधों की पत्तियों में यह पाया जाता है। एक बीज पत्री पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। अनेक एक बीज पत्री मोनोकॉट लीफ की पत्तियों में यह पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको घास सबसे बढ़िया बताया था, घास, ठीक है, घास। सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। लिखा एक बीज पत्री पत्ती की पर्ण मध्योतक बनी होती है। मतलब यहां पूछा गया कि जो एक बीज पत्री की जो पर्ण होती है, पर्ण ऐसे पत्तियां, जो पत्तियां होती हैं ऐसे पत्तियां, इसकी जो पर्ण मध्योतक जो बीच वाला होता है, जो पत्तियों जो बीच वाला जो पार्ट होता है, ये बीच वाला, ये किसका बना होता है? ये स्पंजी ऊतक का बना होता है। किसका भाई? स्पंजी बना होता है, स्पंजी टिश्यू का। इसका स्पंजी टिश्यू का बना होता है, स्पंजी टिश्यू का बना होता है। याद कर लें, स्पंजी ऊतक का बना होता है, स्पंजी ऊतक का बना होता है। स्पंजी ऊतक का बना होता है। एक बीज पत्री पत्ती की पर्ण मध्योतक बनी होती है, स्पंजी ऊतक की। चलो अगला सवाल देखते हैं। लिखा है, वह ऊतक जो द्विबीजपत्री तन या जड़ की मोटाई में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होता है, वो क्या कहलाता है? मैंने बच्चों बताया था, हमेशा जब से द्वितीय वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जब द्वितीयक वृद्धि होगी, द्वितीयक वृद्धि जब होगी, तो हमेशा बच्चों उसमें केवल केवल कैम्बियम अपना रोल अदा करता है। कैम्बियम, कैम्बियम को क्या बोलेंगे? गधा नहीं बोलेंगे, एधा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एधा। एधा क्या बोलेंगे? एधा। हमेशा इसमें वैस्कुलर कैम्बियम हमेशा जब भी किसी भी पत्ती की मोटाई में वृद्धि करेगी, या किसी जड़ में या तना में, चाहे जड़ मोटी हो चाहे तना मोटी हो, दोनों के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम पाया जाएगा। संवहन एधा हमेशा पाया जाता है। इसी को बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे? वैस्कुलर कैम्बियम के नाम से इसको जानते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं। तो तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको आप नोट कर ले बिल्कुल, एक एक पॉइंट बिल्कुल विधिवत। फिर आगे चलते हैं।
चलो भाई सवाल देखते जरा क्या है नेक्स्ट। देखिए बच्चों, संवहन एधा से बनी कोशिकाएं बनाती हैं, या लिखा है जो संवहन एधा तो उससे क्या क्या बनता है भैया, उससे क्या बनता है, मतलब यहां देख लें जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है, बहुत जबरदस्त सवाल है। जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है, वैस्कुलर कैम्बियम ये किन चीज से मिलकर बना होता है बच्चों, दो चीज से। पहला बच्चों क्या होगा जाइलम, पहला क्या होगा जाइलम, दूसरा क्या होगा बच्चों फ्लोएम। यही जाइलम और फ्लोएम यही दोनों मिलकर के भैया किसका निर्माण करता है, इसी वैस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करता है। कहने का मतलब जो संवहन एधा होती है, जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है, वैस्कुलर का मतलब ही यही होता है कि किसी प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों का पाया जाना। किसी प्लांट के अंदर चाहे जड़ हो चाहे तना हो, उसकी बॉडी के अंदर हमेशा हमेशा जाइलम और फ्लोएम का पाया जाना ही उस वैस्कुलर कैम्बियम को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है कि अगर वैस्कुलर कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ या वृद्धि होती है और नहीं होती है, ये बात समझ ले बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भैया क्या हो जाएगा, दाल। दाल को भैया क्या बोलेंगे, दाल को बोलते हैं जाइलम, और अधोवाही को भैया क्या बोलेंगे, फ्लोएम बोला जाता है। तो तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। दाल और अधोवाही की प्रेजेंटेशन में या इसको बनाने के लिए हमेशा वैस्कुलर कैम्बियम मस्ट बी प्रेजेंट, संवहन एधा मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए, वो चाहे जड़ हो चाहे तना हो। बस समझ ले, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, नोट हो गया होगा। अगला सवाल लिखा है न्यूक्लियस स्थल से उगने वाले पौधे वार्षिक वलय स्पष्ट होती है। एनुअल रिंग के बारे में पूछा गया यहाँ पे, एनुअल रिंग, एनुअल रिंग यहाँ पूछा गया वार्षिक वलय एनुअल रिंग के बारे में। क्या एनुअल रिंग होती क्या है बच्चों, अगर किसी भी वृक्ष की आयु का पता लगाना है तो आपको पता है उसके हम वार्षिक वलय को काउंट करते हैं, उसके एनुअल रिंग को हम काउंट करते हैं, और उसी वार्षिक वलय के आधार पर हम किसी भी वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि किसी भी वृक्ष की आयु के किसी प्लांट बॉडी में 200 एनुअल रिंग है, तो उस पौधे की आयु क्या होगी, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 200 वर्ष। 150 है तो 150, 100 है तो 100, 20 है तो 20, 5 है तो 5। उसकी आयु का पता हम एनुअल रिंग वार्षिक वलय के आधार पर बताते हैं। मतलब जितना वार्षिक वलय होगा उसकी उतनी एज बताई जाती है, उतनी उम्र बताई जाती है। अब वार्षिक वलय कैसे जानते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है ऐसे, हमने कोई प्लांट ऐसे, कोई प्लांट हमने बना दिया ऐसे, कोई प्लांट बना दिया ऐसे, कोई प्लांट बना दिया, और हमने बता दिया ऐसे करके ये क्या भैया, ये बिल्कुल स्टेम है, ये क्या भैया तना, क्या है तना, इसे बोलेंगे तना। लेकिन आप देखो नीचे तो मोटा है, लेकिन जैसे आप ऊपर जा रहे बिल्कुल पतला होता चला जा रहा है, पतला होता चला जा रहा है, पतला होता चला जा रहा है। हमें बताना ये आपको है, बात जहां समझिएगा क्या बोलने वाले हैं, कि हमेशा एनुअल रिंग वार्षिक वलय हमेशा सबसे ज्यादा इसी तने वाले रीजन पाई जाती है, जो मोटापा, जो बेस वाला स्टेम है, जो बेस है, जो आधार है, हमेशा सबसे ज्यादा जो एनुअल रिंग होती है वो आधारी भाग में पाई जाती है। और आधार से जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं एनुअल रिंग की संख्या कम होती चली जाती है। तो बात समझ लें, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हम पौधों में जो एनुअल रिंग काउंट करते हैं वो कहां पे करते हैं, जड़ में, तना में, या तने के बेस में, या पत्तियों में, या ऊपर। तो आंसर याद रखना बच्चों, हमेशा तने के बेस, पौधे के बेस वाले भाग में, आधारी वाले भाग में हम एनुअल रिंग को काउंट करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनुअल रिंग होती है वो यहीं पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा एनुअल रिंग आपको यहीं पर देखने को मिलती है, सबसे मैक्सिमम। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आप, उसकी संख्या कम होती चली जाती है। जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे, ऊपर की संख्या बिल्कुल कम होती चली जाती है। कहने का मतलब एनुअल रिंग बेस पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और जैसे आप बेस से ऊपर चलते चले जाओगे संख्या घटती चली जाती है। तो किसी भी एनुअल रिंग को अगर काउंट करना है तो पौधों को बेसीय पार्ट, आधारी भाग, जहां पर तना बिल्कुल मोटा है, उसको आप काउंट करेंगे, वहीं पे आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। यहाँ पूछा है कौन से स्थानों पर बच्चों, जो ठंडे वाले प्रदेश होते हैं, शीतोष्ण वाले, वहां पर हम न्यूक्लियस स्थल उगने वाले पौधे वार्षिक वलय सबसे स्पष्ट कहां दिखाई देती है, तो शीतोष्ण वाले में, इसी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। समझ लें, ये क्वेश्चन पूछा गया नीट जैसे मेडिकल जैसे एग्जाम में, तो आपकी एग्जाम पूछा जा सकता है कि सबसे स्पष्ट वार्षिक वलय कहां पाई जाती है बच्चों, तो शीतोष्ण वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनुअल रिंग आर प्रेजेंट इन शीतोष्ण एरियाज। चलिए नोट कर लें, याद कर लें। चलो एक बार सवाल देखते जरा क्या है नेक्स्ट। लिखा द्वितीयक वृद्धि निम्न किसके द्वारा होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ किसके द्वारा होती है, लिखा जाइलम फ्लोएम एधा संबल बंडल। बताओ भाई, बताओ भाई, द्वितीयक वृद्धि निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है, जल्दी से बताएं सभी बच्चे आंसर, क्विक फास्ट। हाँ बताइए, हाँ बताइए क्या बिल्कुल पढ़ा क्लास, ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक भाई, बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए।
बताओ भाई क्या होगा? तो आंसर भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैम्बियम हो जाएगा। कैम्बियम क्या होगा भाई? कैम्बियम होता है। क्या होगा भाई? कैम्बियम होता है यहाँ पे। तो आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरा। चलो अगला सवाल देखते जरा क्या है। नेक्स्ट लिखा है द्विबीजपत्री तने में कॉर्क एधा कॉर्क कैम्बियम बनती है। लिखा है द्विबीजपत्री तने में कॉर्क एधा कॉर्क कैम्बियम किससे बनती है? जबरदस्त सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ पे लिखा है द्विबीजपत्री तने में कॉर्क एधा कॉर्क कैम्बियम को बनाता कौन है? जबरदस्त सवाल है। बताओ भाई कॉर्क कैम्बियम को कौन बनाता है? बताओ भैया कॉर्क कैम्बियम कहां से बनती है? तो बच्चों याद करें कॉर्क कैम्बियम भैया कहां से बनती है? कॉर्टेक्स से। कहां से बनेगी? इसको बनाने वाला जो होता है भैया कौन होता है? कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स रीजन से बनता है। जबरदस्त सवाल है, कॉर्टेक्स रीजन से। तो कॉर्क कैम्बियम को बनाने वाली द्विबीजपत्री तने में, यहां ध्यान देना, तने में लिखा है, तने में अलग बनाता है। तने में अलग बनाएगा, जड़ में अलग बनाएगा। तो याद कर ले भाई ध्यान से, तने में कॉर्क कैम्बियम को बनाता है कॉर्टेक्स। तने में कॉर्क कैम्बियम जो है उसको बनाने वाला कॉर्टेक्स होता है। और अगला सवाल देखो क्या लिखा है। अगला सवाल इसको नोट कर लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द्विबीजपत्री तने में कॉर्क कैम्बियम को बनाने वाली जो सेल है, जो कोशिका, उसका नाम होता है कॉर्टेक्स। क्या नाम है? कॉर्टेक्स। चलो अगला सवाल देखते जरा क्या है। नेक्स्ट लिखा बच्चों द्विबीजपत्री जड़ में, यहां लिखा है जड़ में कॉर्क एधा को कौन बनाता है? कॉर्क एधा को, जड़ों में कॉर्क एधा को कौन बनाता है भाई? जबरदस्त सवाल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया कौन बनाएगा इसको? इसको पेरीसाइकिल बनाता है। अब इसको परिरंभ बनाएगा। जड़ में पेरीसाइकिल, तने में कॉर्टेक्स, जड़ में पेरीसाइकिल, तने में कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम को बनाने वाली सेल होती है भैया। ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते जरा क्या है। नेक्स्ट देखिए बच्चों संवहन एदा फैसिकुलर कैम्बियम बनाता है। ये भी सवाल देखो, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो पेपर कठिन बन जाएगा। अगर ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो समझ लो वही बच्चा कर पाएगा जो ऐसे क्वेश्चन करके गुजरा होगा, जिसकी आंखों से ये सवाल गुजरे होंगे, वही कर पाएगा। बाकी ये सोचो कि घर बैठे जो घूम रहे हैं इस समय, उतना आसान नहीं भैया। सिलेक्शन लेने के लिए एक एक क्वेश्चन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। अगर आपको सीएसए में आना है, तो अगर आपको पहली काउंसलिंग के दौरान आपको सीएसए लेना है, तो सोच लीजिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे तो बच्चे 3-4 हजार रैंक तो बिल्कुल वेट करते हैं कि 4,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा। बच्चों रैंक का इंतजार मत करना, मैं बता रहा हूं, पढ़ाई करके आप सीएसए में आइए, पहली काउंसलिंग कराइए, पहले दिन आप अपना कॉलेज अलॉट करवाइए। वो तब कर पाओगे जब आप बिल्कुल पढ़े रहोगे, जब अपना टाइम पढ़ाई पे दोगे। ये बात दिमाग समझा लेना भी है, बिल्कुल बैठा लेना बिल्कुल एक चीज। तो अगर आपको बढ़िया करना है, रिजल्ट अच्छा देना है, तो आप जबरदस्त तरीके से पढ़िए। एक एक सवाल को 50 बार करिए, 50 बार करिए, 50 लाइनों को पढ़िए बिल्कुल, किताबों को, मजा आ जाएगा बिल्कुल सेक्शन का। चलो भाई, यानी क्या संवहन फैसिकुलर कैम्बियम बनाता है। बच्चों जो फैसिकुलर कैम्बियम होता है बच्चों, वो जाइलम, फ्लोएम और मज्जारत, ये तीनों को मिलाकर के बनाता है भैया। मतलब यहाँ पे बोलेंगे, इसे बोलेंगे जाइलम, इसे बोलेंगे फ्लोएम, इसे भैया क्या बोलेंगे? मेडुलरी रेज। याद कर ले तीनों नाम, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बताता हूं। मेडुलरी रेज, जिसको हिंदी में समझ में आए हिंदी में समझे, जिसको इंग्लिश में आए इंग्लिश समझे। इसे जाइलम बोलेंगे, इसे फ्लोएम बोलेंगे, इसे मज्जा रस में, या इसे बोलेंगे मेडुलरी रेज बोलते हैं। यहां पे आंसर आपका चौथा हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते जरा क्या है। नेक्स्ट देखिए बच्चों कॉर्क कैम्बियम उदाहरण है। जबरदस्त सवाल है भाई, बेहतरीन सवाल में से एक सवाल है, बेहतरीन में से एक। देखिए बच्चों जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो किसका उदाहरण है भाई? जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा, फटाफट सारे बच्चे क्विक फास्ट आंसर बताइए भाई। बताओ भाई कॉर्क कैम्बियम किसका उदाहरण भाई? बच्चों हमेशा ये लैटरल मेरिस्टेम का उदाहरण होता है। लैटरल मेरिस्टेम का उदाहरण होता है, लैटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल होता है, लैटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल होता है। जबरदस्त सवाल बिल्कुल। पार्श्व विभव ज्योतिकी का याद करके जाना मेरे लाल, याद करके जाना। खच्चरों की तरह मत चले जाना एग्जाम देने, इसलिए तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। तो खच्चर बन के मत जाना एग्जाम देने, ये समझ लेना। बिल्कुल घोड़ा बन के जाना, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बिल्कुल पिक करके आओ, बिल्कुल लगा करके आओ। तो समझ लो भाई कॉर्क कैम्बियम किसका उदाहरण बच्चों? ये लैटरल मेरिस्टेम का उदाहरण भाई। पार्श्व या बोलेंगे पार्श्व विभव ज्योतिकी का एग्जांपल माना जाता है। बहुत जबरदस्त सवाल है। आज का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन है। जो हमने आपको एनाटॉमी के जो आज 100 क्वेश्चन कराएंगे, आप इतना रट के चले जाना, डिक्टो क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में। अगर क्वेश्चन यहां से आया तो डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, इतना दावा गारंटी है भाई। चलिए तो याद करके जाए भाई। और हमने बताया था लैटरल मेरिस्टेम का काम क्या होता था? चौड़ाई और मोटाई बढ़ाने में, याद है? कल मैंने बताया सारे 3 दिन से मैं आपको एनाटॉमी के क्वेश्चन ही करा रहा हूं। और कल से जो टॉपिक होगा भाई याद कर लो, पौधों में परिवहन, प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर। कल का जो टॉपिक होगा प्लांट फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक होगा, पौधों में परिवहन। जो बच्चे नोट्स बनाए, जो क्लास में पढ़े, वो क्लास की तरह से पढ़ें। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो बुक को पढ़िए। कल का सेशन बहुत जबरदस्त धमाकेदार होगा। प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर छोड़ना मत बच्चों, बिल्कुल ठीक है। चलो यहाँ पे आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, थर्ड आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखा भाई पादपों में वृद्धि बल ग्रोथ रिंग निम्नलिखित क्रिया से बनता है। ग्रोथ बल वृद्धि, बताओ भाई 85 नंबर। बताओ भाई, बिल्कुल सिंपल भाई। किससे बनेगा? कैम्बियम से बनेगा भैया। किससे बनेगा? कैम्बियम से बनेगा। हमेशा वृद्धि का संबंध कैम्बियम से ही होता है। वृद्धि का संबंध एधा से होता है। वृद्धि होगी एधा होगा, वृद्धि होगी एधा होगा, याद करके जाओ बिल्कुल। तो पहला आंसर आपका हो जाएगा एधा कैम्बियम से। कैम्बियम वृद्धि बल एनुअल रिंग या उसे बोलेंगे ग्रोथ रिंग, वृद्धि बल एधा कैम्बियम से होता है, एधा कैम्बियम से होता है।
चलो अगला सवाल देखते जरा क्या है नेक्स्ट सवाल। देखिए बच्चों, वृक्षों की छाल बार्क का निर्माण होता है। जो छाल होते हैं, छाल मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, ये कोई प्लांट है, ये प्लांट का तना है, ये तना मान लो, हमने इसको तना मान लिया, स्टेम मान लिया, स्टेम। और आपको पता है कि इसी स्टेम के ऊपर ऐसे करके इसके ऊपर क्या लगी होती है, छाल लगी होती है। ऐसे इस पौधे के ऊपर क्या लगी होती है, ऐसे करके छाल लगी होती है, आपको पता है, ऐसे करके इसके ऊपर छाल लगी होती है। इन्हीं पौधे के ऊपर ऐसे करके ये छाल, इसको भैया क्या बोलेंगे, छाल बोलेंगे, या इसी को भैया क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बार्क बोला जाता है। छाल बोले या बार्क बोले, ठीक है, ये छाल बोले या बार्क बोले। तो देखो भैया, ये यहां से स्टेम के ऊपर जो क्या लगे, छाल या बार्क लगे। पूछा गया है इसको कौन बनाता है, इसको कौन बनाता है, बताओ भाई, बताओ भाई कौन बनाता है। तो बच्चों, कॉर्क कैम्बियम से बाहर के सभी ऊतक, मतलब जो कॉर्क कैम्बियम होता है, जो कॉर्क की अधा होती है, उस कॉर्क कैम्बियम के बाहर के जितने ऊतक होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ये इसको हमने लिख दिया कॉर्क कैम्बियम, इसको हमने लिख दिया कॉर्क कैम्बियम, हमने लिख दिया कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। इसके बाहर जितने भी ऊतक होंगे, इसके बाहर जितने भी ऊतक होंगे, वो सारे के सारे बच्चों किसका निर्माण करेंगे, इसी छाल या बार का निर्माण करते हैं। तो कॉर्क कैम्बियम से बाहर, बाहर की तरफ, कॉर्क कैम्बियम से बाहर, कॉर्क कैम्बियम से बाहर, कॉर्क कैम्बियम से बाहर ये क्या बनाता है, ये छाल का निर्माण करवाता है, छाल बनाने का काम करता है। तो कॉर्क अधा से बाहर के सभी ऊतक भैया क्या बनाते हैं, पौधों में छाल बनाने का काम करते हैं, बार्क बनाने का काम करते हैं। दूसरा आंसर आपके सामने बिल्कुल झमाझम तरीके से याद करके जाइए एक एक चीज। पीडीएफ आपको मिल जाएगी कल ही परसों में। इस पीडीएफ में आपका आंसर नहीं लगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, इस पीडीएफ में आपको आंसर नहीं लगा मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको सारे आंसर आपको क्लास में बताए हैं, आपने उसको नोट भी किया होगा, आपने उसको याद भी किया होगा। तो आप अपने तरीके से, जैसे मैं आपको पीडीएफ दूंगा, एक बार आप अपने तरीके से आंसर लगाइए, एक बार अपने तरीके से कोशिश करिए, क्या आप कर पा रहे हैं नहीं क्वेश्चन को, क्योंकि आपको आंसर लगा पीडीएफ मिल जाता है तो बिल्कुल चीज आसान हो जाती है, आप पढ़ने का मन नहीं लगेगा। तो भैया ये पीडीएफ जो मिलेगी, आप इसमें आंसर नहीं लगा होगा, समझ लें, तो इसको आप फिर दोबारा करिए, 3 बार करिए, 4 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाइए, अपने वीडियो को 4 बार बाद देखिए। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या नेक्स्ट लिखा है। वार्षिक वलय एनुअल रिंग निम्नलिखित में से किस बैंड से बनता है।